नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, आप सबका मैं इस लेक्चर प्रोग्राम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप इस लेक्चर प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, इसका एक मतलब ऐसा निकलता है कि आप सक्सेस माइंडेड हो, आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप खुद को एक्सप्लोर करते हुए जिंदगी में बढ़िया मकाम हासिल करना चाहते हैं। यह इससे साबित होता है। दोस्तों, आप सबके दिल में बैठे परमात्मा को प्रणाम करते हुए आज का जो लेक्चर प्रोग्राम है उसका टाइटल मैं आपके साथ शेयर करता हूं। वो टाइटल इस प्रकार है, 11 प्रिंसिपल्स ऑफ गेटिंग रिच। दोस्तों, अमीर बनने के कौन से 11 प्रिंसिपल्स हैं, वेल्दी बनने के कौन से 11 प्रिंसिपल है, वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, ज्यादातर लोगों की यह ख्वाहिश होती है कि वो जिंदगी में अमीर बन पाए, जिंदगी में सक्सेसफुल बन पाए, जिंदगी में वेल्थ को अचीव कर पाए, लेकिन उनके रास्ते कई जगह पे पूरी तरह से मालूम नहीं होते और उस वजह से उनके सक्सेस के राह पर बहुत सारी कठिनाइयां आती है और उस वजह से उनका जो प्रोग्रेस का स्पीड है वो कम हो जाता है। तो दोस्तों, आज जो हम लोग 11 प्रिंसिपल्स रिचनेस के समझने वाले हैं, उससे आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, फैमिली एंड सोशल लाइफ में एक्सेलेंस को अचीव करने में आपको बहुत सपोर्ट होगा, ऐसा मेरा पूरा फेथ है। और दोस्तों, आपको सक्सेस और एक्सेलेंस को अचीव करने के लिए ये प्रिंसिपल बहुत काम आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। दोस्तों, ये जो आज हम लोग लेक्चर प्रोग्राम मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूं, उसका मैं थोड़ा बैकग्राउंड आपके साथ शेयर करता हूं। दोस्तों, कई साल पहले की बात है, एक दिन एक मेरा काफी अच्छा दोस्त मेरे पास आया और उसने मुझे कहा कि एक लेक्चर है जिस लेक्चर में अमीर कैसे बना जाए ये सिखाया जाएगा, तो क्या आप उस लेक्चर को मेरे साथ अटेंड करोगे? तो मैंने उसको कहा कि हाँ, क्यों नहीं, कोई अच्छी चीज है, कुछ अच्छा सीखने को मिलता है, तो मैं जरूर अटेंड करूंगा, जरूर मैं सीखूंगा। और उस तरह से मैं टिकट निकाल के उस प्रोग्राम को जाके बैठ गया। करीबन 2 से 2.5 घंटे के बाद जब मैं उस प्रोग्राम से बाहर आया दोस्तों, तब मैं बहुत बोर था, मैं बहुत अनसेटिस्फाइड था। उसका रीजन यह था कि जो 2 से 2.5 घंटा मैंने प्रोग्राम अटेंड किया था, उस प्रोग्राम में रिचनेस की बातें तो बहुत ही कम थी। ज्यादातर समय जिस ऑर्गेनाइजेशन ने उस प्रोग्राम को अरेंज किया था, उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट के बारे में थी, वो प्रोडक्ट कैसे बेचा जाए उसके सिस्टम के बारे में थी। और दोस्तों, कई लोग स्टेज पे आ रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और कई लोग तालियां जोर जोर से बजा रहे थे। तो ये सब मुझे बहुत ही आर्टिफिशियल लगा और मैं बहुत बोर हो गया। और मैंने सोचा कि इस प्रोग्राम से रिचनेस के बारे में मुझे क्या पता चला, तो बहुत कुछ ज्यादा पता नहीं चला, फ्रैंकली स्पीकिंग। मैंने ये सोचा कि क्या कोई इंसान ये प्रोडक्ट या ये प्रोडक्ट को बेचने के सिस्टम नहीं लेगा तो क्या वो रिच नहीं बन सकता क्या? तो इस तरह से कई सारे सवाल मेरे दिमाग में उस दिन आए। लेकिन एक बात मैंने सोचने की कोशिश की कि क्या सचमुच ऐसे रिचनेस को अचीव करने के, वेल्थ को अचीव करने के, सक्सेस को अचीव करने के क्या कुछ तरीके हैं, क्या कुछ लॉज हैं, क्या कुछ प्रिंसिपल्स हैं? और इस तरह से मेरी सोच ये कई सालों पहले चालू हो गई। उसके बाद दोस्तों, मैंने कई किताबें पढ़ी रिचनेस के ऊपर, वेल्थ के ऊपर। कई सारे लाइब्रेरीज में जाकर मैंने कई आर्टिकल पढ़े, कई सारे प्रोग्राम्स मैंने और सक्सेसफुल लोगों के अटेंड किए, कई सारे फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स के साथ बातें की और इन सब से कुछ पैटर्न्स उभरने लगे। मैंने खुद 250 से भी ज्यादा सक्सेसफुल लोगों की स्टडी की हुई है, कई सक्सेसफुल लोगों के साथ मैंने काम किया है और आने वाले जमाने में भी कई सारे सक्सेसफुल लोगों के साथ मैं काम करने वाला हूं। तो दोस्तों, इन सब से कुछ पैटर्न, कुछ एक लॉज, कुछ एक प्रिंसिपल सामने उभर कर आए। और दोस्तों, ये जो रिचनेस के प्रिंसिपल्स हैं उनको मैंने नोट्स के फॉर्म में बनाया, फिर मेरे कुछ दोस्तों के साथ मैंने उसको शेयर किया, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि तू इसका एक प्रोग्राम बना और हम वो प्रोग्राम अटेंड करना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैंने कई साल पहले द वेल्दी वे नाम का एक प्रोग्राम डिजाइन किया था, जो मैंने कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस में, कई सारे इंडिविजुअल्स के साथ शेयर किया। उसके बाद दोस्तों, मेरे एक दोस्त ने कहा कि कुछ एंशिएंट किताबें हैं, कुछ एंशिएंट लिटरेचर है, उसमें भी वेल्थ के बारे में बहुत सारी बढ़िया चीजें लिखी है। तो मैंने उसका भी स्टडी किया और पाया कि बहुत सारे ऐसे
प्रिंसिपल्स हैं, अगर वो अपनाता है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनाती है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन, वो इंसान बहुत आगे ये बढ़ सकता है, रिचनेस को अचीव कर सकता है, वेल्थ को अचीव कर सकता है, सक्सेस को अचीव कर सकता है। तो दोस्तों, इन सबसे मैंने जो लेटेस्ट प्रोग्राम डिजाइन किया है, और वो प्रोग्राम है 7 मैनेजमेंट लर्निंग्स फ्रॉम गॉडेस लक्ष्मी जी, ग्रेट कंसेप्ट बाय एंशिएंट गुरुज। दोस्तों, ये 2 दिन का लेक्चर प्रोग्राम है, और कई सारे ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनी ये लेक्चर प्रोग्राम मेरा रखती है, और 2 दिन करीबन 7.5 आवर, 7.5 घंटा ये लेक्चर प्रोग्राम कंडक्ट होता है। अभी जो मैं दोस्तों आपके साथ जो 11 प्रिंसिपल्स ऑफ गेटिंग रिच जो शेयर करने वाला हूं, ये उसी प्रोग्राम का एक हिस्सा है। कई सारे प्रिंसिपल्स है दोस्तों, उसमें से 11 प्रिंसिपल्स मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जो नंबर्स मैंने यहां पे दिए हैं दोस्तों, ये रैंडम नंबर्स हैं। ऐसा नहीं है कि पहला प्रिंसिपल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिरी ये कम इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। सभी प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट है, सभी प्रिंसिपल्स को अपने को हमारे जीवन में उतारना है, और रिचनेस और वेल्थ को अचीव करते हुए जिंदगी में आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, आइए मैं आपके साथ शेयर करता हूं 11 प्रिंसिपल्स ऑफ गेटिंग रिच। दोस्तों, जो पहला प्रिंसिपल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं रिचनेस का, ये बहुत ही कॉमन सेंस प्रिंसिपल है, और ये कॉमन सेंस प्रिंसिपल ये समझकर हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और वो प्रिंसिपल ऐसा है, इनकम शुड बी मोर देन एक्सपेंडिचर। दोस्तों, अगर किसको अमीर बनना है तो उसे ये पहला प्रिंसिपल समझना होगा कि उसका जो इनकम है वो उसके एक्सपेंडिचर से ये ज्यादा होना चाहिए, ताकि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, जो आपका वर्थ बचता है, जो भी बचता है उसमें, वो आप सही ढंग से ये फिर मल्टीप्लाई कर सको। तो एक पहली चीज जरूरी है, वो है आपके इनकम को आपके एक्सपेंडिचर से आगे रखना। कई बार ये देखने को मिलता है कि लोगों के एक्सपेंडिचर ये बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और वो इनकम ये उनका कम रहता है, और इस वजह से कई सारे कर्जे में वो लोग फंस जाते हैं, कई सारे जगह पे उन्हें पैसा ये बोरो करना पड़ता है। तो दोस्तों, कोशिश ये होनी चाहिए कि इनकम जो है ये एक्सपेंडिचर से ज्यादा हो, और उसका जो डिफरेंस है, जो वर्थ है, जो उसका जो डिफरेंस होता है इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच का जो वर्थ जिसे हम लोग कहेंगे, ये ज्यादा से ज्यादा होने की कोशिश ये करनी चाहिए। दोस्तों, जो दूसरा प्रिंसिपल है वो है कि इनकम को अगर बढ़ाना है, अगर हमने पहले प्रिंसिपल में देखा कि इनकम ये ज्यादा होना चाहिए एक्सपेंडिचर से, तो दोस्तों अगर इनकम को बढ़ाना है तो दूसरा प्रिंसिपल ये जो है वो है क्रिएट मोर इनकम सोर्सेस। दोस्तों, आज के जमाने में सिर्फ एक ही इनकम सोर्स के ऊपर डिपेंड रहना ये एडवाइजेबल स्ट्रेटेजी नहीं है, और इसके लिए दोस्तों आप मल्टीपल इनकम सोर्सेस ये जनरेट करिए। एट द सेम टाइम ये ध्यान में रखिए कि जो आप मल्टीपल इनकम सोर्सेस जनरेट कर रहे हो उसमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी हो। अगर वो अलग अलग इनकम सोर्सेस है, फिर भी उसमें कुछ एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो, ये एक कॉमन ट्रेड हो। बहुत ही डाइवर्सिफाई करने से भी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, कंट्रोलिंग के प्रॉब्लम्स आते हैं, मैनेजिंग के प्रॉब्लम्स आते हैं, और इसके लिए अलग अलग इनकम सोर्सेस आप बनाइए। एट द सेम टाइम ये ध्यान में रखिए कि जो इनकम सोर्सेस आप बना रहे हो उसमें डाइवर्सिटी हो, एट द सेम टाइम एक यूनिटी का थ्रेड भी उसमें होना चाहिए। दोस्तों, एक दिन मैं एक लेक्चर प्रोग्राम ले रहा था एक हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और उसका जो लंच टाइम था, उस लंच टाइम में कुछ स्टूडेंट्स जो थे, पार्टिसिपेंट्स थे, वो मेरे पास आए और कुछ बात कर रहे थे। उसमें से एक पार्टिसिपेंट्स ने कहा कि सर, मुझे ये हेल्थ केयर प्रोडक्ट बेचने में तकलीफ होती है, मैं बहुत स्टडी करता हूं लेकिन फिर भी मुझे इसमें तकलीफ होती है। तो मैंने उनको कहा कि आपका मुझे एजुकेशनल बैकग्राउंड बताइए। तो उन्होंने कहा कि वो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है। तो मैंने उनसे कहा कि आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर होते हुए ये हेल्थ केयर प्रोडक्ट क्यों, आप इसमें कैसे आ गए? तो उन्होंने कहा कि इसमें मुझे लगता है कि ज्यादा पैसा है, और मेरा एजुकेशन के हिसाब से मुझे जॉब नहीं मिल रहा था, या मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, तो मैं इसमें आ गया। तो दोस्तों, ये एग्जाम्पल ऐसा हो गया कि ये बहुत ही डाइवर्सिफाइड हो गए। अभी इन्होंने जो भी
इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी वो डायरेक्टली यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होती है और एक कॉमन ट्रेड नहीं है। मैंने भी उनको वही कहा कि आप पहले कोशिश ये करिए कि आपने जिस फील्ड का एजुकेशन लिया है, जो फील्ड में इतने साल आपने पढ़ाई की है, आप उसी फील्ड में कुछ अच्छा सोर्स आप ढूंढिए। आपका जो एजुकेशन है और आपको जो पसंद है उसका एक अच्छा गोल्डन मिड पॉइंट निकाल के आप ऐसे फील्ड में काम करिए ताकि आप अपने एजुकेशन का लिवरेज, एजुकेशन का इस्तेमाल करके आप बढ़ सको। एकदम इंजीनियरिंग से तुरंत हेल्थ केयर में आप जाओगे तो कंफ्यूजन बढ़ेगा और उस वजह से जो आपकी एक्सपर्टीज है वो बराबर से एक्सप्लोर या नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, आप डाइवर्सिफाइड होइए, लेकिन डाइवर्सिफाइड होते समय आपकी जो कोर कॉम्पिटेंसी है, आपकी जो यूनिक एबिलिटी है, उसे भी आप यूनिटी की तरह, कॉमन थ्रेड की तरह उस डाइवर्सिटी में ये समा के रखिए। एक एग्जाम्पल मैं आपके साथ देना चाहता हूं दोस्तों। जैसे मैं सेलिंग स्किल्स पढ़ाता हूं, कई सारे सालों से मैं सेल्स में हूं, सेल्स ये मेरा पैशन है और कई सारे सालों से मैं सेलिंग स्किल्स से पढ़ा रहा हूं। अगर आप मेरा विजिटिंग कार्ड देखोगे तो उसमें आपको कई सारे सेक्टर्स ये दिखेंगे। तो कई लोग मुझे पूछते हैं कि सर आप ये इतने सारे सेक्टर में जाके क्या करते हो? तो मैं उनको कहता हूं कि इतने सारे सेक्टर में जाके मैं एक ही चीज ये करता हूं और वो है सेलिंग स्किल्स को शेयर करना। तो दोस्तों ये हो गया कि डाइवर्सिटी है, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग इंडस्ट्रीज में मैं जाता हूं। एट द सेम टाइम यूनिटी ये है कि मैं मेरी जो कोर कॉम्पिटेंसी है, जो मेरी यूनिक एबिलिटी है, सेलिंग स्किल्स, ये शेयर करने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, आप इनकम सोर्सेस को बढ़ाइए, एट द सेम टाइम इनकम सोर्सेस को बढ़ाते हुए, डाइवर्सिफाइड करते हुए उसमें एक यूनिटी रखिए। बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन से भी मैनेजमेंट के और मैनेजिंग के इश्यूज ये पैदा होते हैं और कंफ्यूजन बढ़ता है। तो दोस्तों दूसरा मैंने प्रिंसिपल आपके साथ शेयर किया, क्रिएट मोर सोर्सेस, क्रिएट डाइवर्सिफिकेशन विथ यूनिटी। दोस्तों जो थर्ड प्रिंसिपल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं और वो इस प्रकार है, रिड्यूस योर एक्सपेंडिचर। जो पहला प्रिंसिपल हमने देखा था कि इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में जो डिफरेंस है वो हमें पॉजिटिवली बढ़ाना है, मतलब इनकम ये ज्यादा होना चाहिए, एक्सपेंडिचर ये कम होना चाहिए। दूसरे प्रिंसिपल में हमने देखा कि इनकम को बढ़ाने के लिए डाइवर्सिफाइड करना चाहिए और डाइवर्सिफाइड करते समय उसमें यूनिटी में हमें डाइवर्सिफाइड होना है। थर्ड प्रिंसिपल है हमारे एक्सपेंडिचर को ये हमें कम रखना पड़ेगा। दोस्तों कई जगह पे मैंने देखा है कि बहुत सारी चीजें लोग जमा करते हैं और वो चीजें बहुत सारी ओवरलैपिंग होती है, उसका इस्तेमाल ये काफी हद तक ये ओवरलैपिंग होता है। तो दोस्तों आप भी आपके एक्सपेंडिचर को अगर आपको कम करना है तो पहले आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। आप खुद से सवाल पूछिए कि कोई भी चीज खरीदने के पहले क्या यह सचमुच मुझे जरूरी है, क्या इस चीज को मैं किसी और तरीके से कर सकता हूं, क्या मैं इस जो एक्सपेंडिचर है उसको क्या मैं अवॉइड कर सकता हूं, क्या इसको मिनिमाइज कर सकता हूं, क्या जापानीज स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट में जिसे कहते हैं जिडोका या लो कॉस्ट सॉल्यूशन, तो क्या इसके लिए मैं कुछ लो कॉस्ट सॉल्यूशन दे सकता हूं क्या? एट द सेम टाइम आप जिसे एसेट समझते हैं क्या वो सचमुच एसेट है या वो लायबिलिटी है? कई सारे सवाल ये खुद से पूछकर हम लोग एक्सपेंडिचर को ये कम कर सकते हैं। एक तरीका मैं आपके साथ शेयर करता हूं। जैसे कई साल पहले दोस्तों मैं घड़ी पहनता था और बाद में जब मोबाइल आ गए और मोबाइल में घड़ियां आ गई, मोबाइल में टाइम पता चलने लगा, तो मैंने घड़ी पहनना बंद कर दिया क्योंकि वो मेरे लिए ओवरलैप हो रहा था। घड़ी में भी टाइम मुझे पता चल रहा था और मोबाइल में भी टाइम पता चलता है, तो मोबाइल में फंक्शनैलिटी ज्यादा है तो मैंने घड़ी पहनना ये छोड़ दिया और उसके मेंटेनेंस के और कई सारे एक्सपेंडिचर इस तरह से कम कर दिए। तो ये जैसा मैंने एक मेरा एग्जांपल बता दिया, ऐसा नहीं है कि आपको घड़ी पहनना पसंद है तो आप जरूर पहनिए, लेकिन ऐसे कौन सी चीजें हैं जिसको आप अवॉइड कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो, इससे ध्यान से सोचकर उसे अवॉइड करना, उसको मिनिमाइज करना, उसे कम खर्चे में करने की कोशिश करना, यह बहुत जरूरी है। कई सारे जगह पे बहुत सारी चीजें ये जमा करने की वजह से भी कंफ्यूजन बढ़ता है। कई सारे चीजें ये जमा होने की वजह से, जिसे हम लोग चॉइस पैरालिसिस कहते हैं, कि मैनेजरियल साइकोलॉजी में चॉइस पैरालिसिस कहते हैं, कि बहुत सारी चीजें जमा होती है और एंड वक्त पे पता ही नहीं चलता कि कौन सी चीज इस्तेमाल करनी है। तो ध्यान में रखिए कि फ्लेक्सिबिलिटी ये बढ़ाइए, एक्सपेंडिचर को कम करिए और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी
फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बढ़ाते हुए, क्योंकि दोस्तों ध्यान में रखिए, वॉरफेयर का भी एक प्रिंसिपल है कि वही आर्मी जीतती है जो फ्लेक्सिबल होती है। तो हर एक्सपेंडिचर को आप मॉनिटर करिए, खुद से पूछिए कि ये सचमुच एक्सपेंडिचर करना जरूरी है क्या इसे किसी सस्ते तरीके से किया जा सकता है क्या इसे किसी इकोनॉमिकल तरीके से किया जा सकता है क्या, इसको मैं आउटसोर्स कर सकता हूं क्या। तो कई सारे तरीके हैं जिससे एक्सपेंडिचर को रिड्यूस ये किया जा सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है और इनकम को और एक्सपेंडिचर को एक डिस्टेंस पे रखते हुए इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में जो वर्थ है उसको बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों मैं जस्ट रिवाइज करता हूं। पहला प्रिंसिपल मैंने कहा कि इनकम ये ज्यादा हो, एक्सपेंडिचर या कम हो। दूसरा प्रिंसिपल बताया कि इनकम ज्यादा होने के लिए आप डाइवर्सिफाइड करिए, इनकम सोर्सेज जनरेट करिए। एट द सेम टाइम ये भी मैंने कहा कि वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड नहीं हो, उस डाइवर्सिफिकेशन में भी यूनिटी हो, आपका एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस और आपका डाइवर्सिफिकेशन उसमें एक कॉमन थ्रेड हो, ब्रिज हो, जिस वजह से आप आपके एक्सपीरियंस का लिवरेज ये एक्सप्लोर कर सको। नेक्स्ट मैंने आपको तरीका बताया और वो था कि आपके एक्सपेंडिचर को ये रिड्यूस करिए, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाइए, पूछिए खुद को कि क्या इस एक्सपेंडिचर को अवॉइड किया जा सकता है क्या आउटसोर्स किया जा सकता है क्या, जिसे जापानीज स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट में कहते हैं जुडोका, कि कोई एक सिंपल सॉल्यूशन फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, कि क्या किसी सिंपल तरीके से मैं ये कर सकता हूं क्या। तो कई सारे चीजें हैं, एकदम स्पॉन्टेनियस डिसीजन लेते हुए एकदम इंस्टेंटेनियस एक्सपेंडिचर करने से भी ये जो इक्वेशन है ये नेगेटिव में चला जाता है। और उस वजह से दोस्तों ध्यान में रखिए कि एक्सपेंडिचर को आप मॉनिटर करिए, आपके अकाउंट्स आप मेंटेन रखिए, आपका जो डेली एक्सपेंसेस है, आपके मंथली एक्सपेंडिचर है, वीकली एक्सपेंडिचर है, ईयरली एक्सपेंडिचर है, उसे आप मॉनिटर करिए। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए और एक तरीका ऐसा है कि जैसे आजकल टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप आपके कई सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके रख सकते हैं, उससे आपके जो लॉफ्ट है, ऑफिस के जो आपके प्रीमाइसेस है वो थोड़े खाली हो जाएंगे, तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। तो कई सारे चीजें हैं दोस्तों, घर में भी जो चीजें ये ओवरलैपिंग है या जो चीजें डबल है उसे भी रिड्यूस किया जा सकता है ताकि फ्लेक्सिबिलिटी ये बढ़े और हम लोग सक्सेस की तरफ और स्पीड से बढ़े और एक्सेलेंस को अचीव करें। जो फोर्थ प्रिंसिपल है दोस्तों, जो चौथा प्रिंसिपल है, और वो है कि जो आपने इनकम को अभी बढ़ाया है, एक्सपेंडिचर को अभी कम किया है, तो जो बीच का डिफरेंस है जिसे हम लोग सेव्ड मनी बोलेंगे या वर्थ, नेटवर्थ कहेंगे, इस मनी को अच्छे से गार्ड करिए और मल्टीप्लाई करिए। तो फोर्थ प्रिंसिपल इज गार्ड योर सेविंग एंड मल्टीप्लाई योर सेविंग। अपने जो सेविंग है, आपने जो सेविंग किया है उसको सही तरीके से गार्ड करिए। इसका मतलब है कि वो मनी को आप सही जगह पे इन्वेस्ट करिए। बहुत ही हाई रिस्क जगह पे उसको इन्वेस्ट करेंगे और आप उसको लूज करेंगे तो भी आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा। तो उस मनी को, जो आपकी सेविंग्स है, उसे आप सही जगह पे इन्वेस्ट करिए। जहां पे आप मनी को इन्वेस्ट कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप जानकारी ज्यादा से ज्यादा लीजिए, उसके क्रेडेंशियल्स आप चेक करिए, ज्यादा से ज्यादा आप जानकारी लेने की कोशिश करिए कि किन लोगों ने उसमें पैसा डाला हुआ है, क्या उस ऑर्गेनाइजेशन के पास लीगैलिटीज कंप्लीट है क्या। ध्यान में रखिए आपके सेविंग को आपको गार्ड करना है और सेविंग को अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करके ये मल्टीप्लाई करना है। मॉडरेट रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन वो मॉडरेट हो। बहुत ही ज्यादा रिस्क लेने से भी तकलीफ है और बिल्कुल नहीं भी लेंगे रिस्क तो भी ग्रोथ नहीं मिलती। तो एक मॉडरेट रिस्क ये लेना जरूरी है। एट द सेम टाइम आपके जो सेविंग्स है उसे आप अलग अलग पार्ट में डिवाइड करिए। कुछ पार्ट जो है वो एकदम सिक्योर आप जगह पे ये इन्वेस्ट करिए, कुछ पार्ट जो है उसका ये थोड़ा रिस्क जहां पे आप ले सकते हो मल्टीप्लिकेशन की, वहां पे आप इन्वेस्ट करिए। तो इस तरह से बराबर से स्टडी करके, बराबर से समझ के, क्वालिफाई इंसान से बराबर से समझ के आप आपके सेविंग्स को ये इन्वेस्ट करिए और उससे उसके जो मल्टीप्लिकेशंस है उसे आप मॉनिटर करिए, आप उसके प्रॉपर ट्रैक रिकॉर्ड रखिए। तो दोस्तों ध्यान में रखिए 14 प्रिंसिपल जो मैंने आपके साथ शेयर किया वो इस प्रकार है कि आपके सेविंग को आप सेफगार्ड करिए और मल्टीप्लाई करिए। देखिए दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए आपके सेविंग्स ये ज्यादा होने जरूरी है। जैसे मैंने कहा कि मैंने कई सारे किताबें पढ़ी, उसमें कई सारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स भी मैंने पढ़े। तो अगर आप चाणक्य का अर्थशास्त्र पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि चाणक्य जी ने एक प्रिंसिपल शेयर किया है और वो प्रिंसिपल है अर्धम, यानी हाफ।
तो आपका जो भी इनकम है उसे आप हाफ करिए और हाफ ये कंपलसरी सेव करिए और हाफ में अपना गुजारा करिए। तो एक ये बहुत डिफिकल्ट है लेकिन ये अचीवेबल है। इट्स डिफिकल्ट बट इट इज पॉसिबल। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, आपके मनी को आप सही जगह पे ये इन्वेस्ट करिए और उसको मल्टीप्लाई होने दीजिए। ऐसा कहते हैं व्हेन यू वर्क फॉर मनी मेक योर मनी वर्क फॉर यू ऑल्सो। तो दोस्तों आपके सेविंग को सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करिए, स्टडी करके इन्वेस्टमेंट करिए, स्पॉन्टेनियस डिसीजन मत लीजिए, प्रोएक्टिव रहिए, सोचिए पहले, सही लोगों से जानकारी लीजिए। सक्सेस रेशो भी समझना जरूरी है क्योंकि कई जगह पे ऐसा कहा जाता है कि इतने इतने लोग सक्सेसफुल हो गए, यहाँ पे पैसा लगाया तो इतने इतने लोगों को सक्सेस मिला। तो आप पूछिए कि ये कितने जन ने ज्वाइन किया था इसमें और कितने जन सक्सेसफुल हो पाए। तो इसका जो सक्सेस रेशो है, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई कह रहा है कि इस जगह पे पैसा रखने से लास्ट महीने में 100 लोग सक्सेसफुल हो गए, तो आप उन्हें पूछिए कि ये महीने में कितने लोगों ने ज्वाइन किया था, कितने लोगों ने उस इन्वेस्टमेंट में या उस ऑर्गेनाइजेशन में पैसा रखा था। और जितने लोग ज्वाइन करते हैं और जो सक्सेस पाते हैं उसका आप रेशो फाइंड आउट करिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 1,00,000 लोगों ने ज्वाइन किया है और 100 लोगों को पैसा मिला है तो उसका सक्सेस रेशो बहुत ही कम हो गया। तो ध्यान में रखिए कि आप सक्सेस रेशो कि भाई कितने लोगों ने वो इन्वेस्टमेंट को स्वीकारा है और उसमें से कितने लोगों को सक्सेस मिला है, उसका भी जो रेशो है वो देखिए। सिर्फ कुछ सक्सेसफुल लोगों को देख के आप डिसीजन मत लीजिए। टोटल स्टडी करिए, हर इन्वेस्टमेंट की टोटल स्टडी करिए, क्वालिफाइड लोगों के साथ बात करिए, उनका एक्सपीरियंस ये समझ लीजिए और सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हुए अपने पैसे को ये गार्ड करिए और मल्टीप्लाई करिए। दोस्तों जो फिफ्थ प्रिंसिपल है और वो है डू वॉट यू लव। आप वही काम करिए। पैसा ये अच्छे तरीके से कमाने का एक जरिया है कि आपको जो पसंद है, जो काम आपको प्यारा लगता है, जो आपका पैशन है, उस पैशन के काम में ही आप आपका प्रोफेशन ये डेवलप करिए। तो दोस्तों ध्यान में रखिए कि ये बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा है होता है कि लोग वो फील्ड में काम कर रहे हैं जो फील्ड में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, या वो फील्ड का उनके पास कोई एजुकेशन नहीं है, या वो फील्ड का उनके पास कोई ज्यादा नॉलेज नहीं है, जस्ट सुपरफिशियल नॉलेज है, कहीं से सुना है। तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको अगर सक्सेस को पाना है, अगर आपको वेल्थ को पाना है, आपको रिचनेस को पाना है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका जो पैशन है, आपको जो भगवान ने या नेचर ने जो गिफ्ट दी है, उस गिफ्ट के ऊपर आप काम करिए। ऐसा कहते हैं कि इफ यू वर्क ऑन योर गिफ्ट द गिफ्ट विल क्रिएट रूम फॉर यू। आप आपके पास जो हुनर है उस हुनर के ऊपर काम करेंगे तो वो हुनर आपके लिए काम करेगा। तो ध्यान में रखिए दोस्तों कि आपका पैशन कौन सा है ये आप समझिए। कई जगह पे मुझे लेक्चर्स को बुलाया जाता है कि सर आप करियर कैसे चॉइस करेंगे उसके ऊपर जरा हमें गाइडेंस दीजिए। तो उस लेक्चर में भी मैं वही कहता हूं कि आप पहला अपना पैशन कौन सा है, कौन सी चीज आपको ये बहुत ही पैशनेट लगती है, उस फील्ड में ही करियर करिए। कई जगह पे मुझे ये पूछा जाता है कि सर अच्छा लाइन कौन सा है, कौन सा फील्ड है जिसमें हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और मैं कहता हूं कि आज जो भी दुनिया में फील्ड है वो हर फील्ड में इंसान आगे बढ़ सकता है, सक्सेस को अचीव कर सकता है। अगर आप पेजर, अभी आप पेजर का मार्केट ही नहीं है, कोई पेजर बेचता ही नहीं है, कोई बेचता है, कोई खरीदता ही नहीं है, तो पेजर दुनिया में है ही नहीं, तो उसमें करियर करके कोई फायदा नहीं। तो दुनिया में आज जो भी चीजें दिख रही है उसका डिमांड है, और उसमें से जो पॉजिटिव चीजें हैं, जो प्रोग्रेसिव चीजें हैं, उसमें अगर आपका पैशन हो तो उस पैशन को बढ़ाते हुए, आपके फील्ड का जो पैशन है उस पैशन को सीखते हुए आप डेवलपमेंट के तरफ और आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान में रखिए कि आपका जो पैशन है उस पैशन के फील्ड में जब आप काम करते हो तो आप सक्सेस के तरफ और स्पीड से आगे बढ़ते हो, आपको एक्सेलेंस को अचीव करने में बहुत सपोर्ट होता है। तो दोस्तों फिफ्थ प्रिंसिपल मैंने आपके साथ शेयर किया, डू व्हाट यू लव। आपका जो पैशन है, आप जिससे प्यार करते हो, उस फील्ड में आप काम करिए, उस फील्ड के अनुरूप आप एजुकेशन करिए, उस फील्ड के जो टॉप मोस्ट लोग हैं उनसे सीखिए और जिंदगी में आगे बढ़िए। तो दोस्तों कई सारी चीजें हैं, कई सारे बातें हैं। आज हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे रिचनेस को अचीव किया जाए, कैसे वेल्थ को अचीव किया जाए। और कई सारे लोग मुझे फोन करते हैं, कई सारे लोग मुझे पर्सनली बात करते हैं
और मैं उनको वही बोलता हूं कि रिच अगर बनना है तो उसके पीछे कुछ साइंस है, कुछ आर्ट है, और ये साइंस और आर्ट अगर सीखते हैं तो रिचनेस को अचीव करने के लिए, वेल्थ को अचीव करने के लिए आसानी होती है और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत सपोर्ट होता है। दोस्तों, जो 6th प्रिंसिपल है और वो है डिसिप्लिन रखना, सेल्फ डिसिप्लिन होना, यह बहुत जरूरी है। दोस्तों, कई बार ऐसे होता है कि जिसे प्रोकास्टिनेशन बोलते हैं, कि इंसान कभी आलस की वजह से या कभी उसका मूड नहीं होने की वजह से वो डिसिप्लिन नहीं रह पाता। और ये देखा गया है कि जो लोग ये सक्सेसफुल बने, रिच बने, वेल्दी बने, वो बहुत ही डिसिप्लिन होते हैं। कई सारे तरह के डिसिप्लिन हैं, जैसे फाइनेंशियली डिसिप्लिन होना, टाइम के प्रति डिसिप्लिन होना, टाइम मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, स्ट्रेस के प्रति डिसिप्लिन होना, एंगर मैनेजमेंट जो है, कम्युनिकेशनल स्किल्स है, असर्टिव कम्युनिकेशनल स्किल्स जैसे स्किल्स हैं। तो कई सारे जो डिसिप्लिन्स हैं ये डेवलप किए जा सकते हैं। हमेशा जो ये देखा गया है कि जो लोग सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं उनके पास सक्सेसफुल होने के, रिचनेस को और वेल्थ को अचीव करने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो दोस्तों, 6th प्रिंसिपल मैंने आपके साथ शेयर किया और वो है सेल्फ डिसिप्लिन होना। एक डिसिप्लिन डेवलप करना जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट का डिसिप्लिन हो, स्ट्रेस मैनेजमेंट का डिसिप्लिन हो, एंगर मैनेजमेंट का डिसिप्लिन हो, कम्युनिकेशनल एबिलिटीज के डिसिप्लिन हो, कई सारे डिसिप्लिन जो है, वर्क इथिक्स जो है वो डेवलप करने हैं। एट द सेम टाइम जिसे हम लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहते हैं, कि कई सारे गुड गवर्नेंसेस हैं, बिजनेस को अच्छे तरीके करने के जो तरीके हैं उसे करके सेल्फ डिसिप्लिन रह के जिंदगी में सक्सेस को और रिचनेस को और प्रोग्रेस को अचीव किया जा सकता है। जो 7th प्रिंसिपल है दोस्तों गेटिंग रिच का, और वो है सेल्फ लर्निंग। दोस्तों, ध्यान में रखिए कि आज के जमाने में अगर आगे बढ़ना है तो सेल्फ लर्निंग ये बढ़ाना पड़ेगा। नई चीजों को सीखना होगा, नए स्किल्स को सीखना होगा। कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स मुझे बुलाते हैं और मैं उनके साथ सेलिंग स्किल्स ये डिस्कस करता हूं, क्योंकि दोस्तों ध्यान में रखिए सेल्स का और रिचनेस का भी बहुत गहराई से संबंध है। सेल्स की वजह से आप खुद भी ये रिचनेस को अचीव करते हो और जिसको आप प्रोडक्ट या सर्विस सेल करते हो उनको भी रिच बनाने की कोशिश ये करते हो। तो सेल्स के कई सारे डेफिनेशन है, उसमें से एक डेफिनेशन ये है कि आप खुद भी आगे बढ़िए, प्रॉफिट अचीव करिए और सामने वाले को भी प्रॉफिट और सक्सेस को अचीव करने के लिए हेल्प करिए। तो ध्यान में रखिए दोस्तों, सेल्फ लर्निंग, नई चीजें सीखना, जैसे सेलिंग स्किल्स है, नई नई चीजें सीखना ये बहुत जरूरी है। ऐसा कहते हैं कि एम्पायर ऑफ द फ्यूचर्स आर द एम्पायर्स ऑफ द माइंड। आने वाला जमाना ये नॉलेज का है, तो इस फील्ड में अगर हमें आगे बढ़ना है, नॉलेज के फील्ड में एक्सेलेंस को अचीव करना है, तो नई नई चीजों को ये सीखना होगा। आप नए लेक्चर प्रोग्राम्स ये अटेंड करिए, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे जो लोग हैं उनके साथ आप समय बिताइए, कुछ प्रोग्रेस की बातें करिए, कुछ सक्सेस की बातें करिए, खुद के अंदर बैठे जो एक्सेलेंस को आप डेवलप कर सको ऐसे कुछ बातें करिए, पॉजिटिव बातें करिए, ऑप्टिमिस्टिक बातें करिए, होपफुल बातें करिए, फेथ की बातें करिए। तो ऐसे कई सारे तरीके हैं दोस्तों जिससे खुद को और बेहतर बनाया जा सकता है। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, रिचनेस को अचीव करने का यह तरीका है कि सेल्फ लर्निंग, खुद को लर्न करते हुए, खुद को डेवलप करते हुए, अपने मिस्टेक्स से, अपने एरर्स से सीखते हुए हमें आगे बढ़ना है ताकि हम लोग जिंदगी में सक्सेस को अचीव कर सके। सेल्फ लर्निंग का और एक मतलब ऐसा हो सकता है कि आप नए आइडिया को, नए ख्याल को ये एटलीस्ट समझने की कोशिश करिए, नए इंडिविजुअल्स के साथ दोस्ती बनाइए, नए लोगों के साथ आप जुड़ने की कोशिश करिए, एग्जिस्टेंस लोगों को मेंटेन करने की कोशिश करिए। तो ध्यान में रखिए दोस्तों कि नए नए आइडियाज को, नए नए तरीकों को सीख के ये आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। और आजकल जो जमाना है वो नॉलेज का जमाना है, और इस नॉलेज के जमाने में एक्सेलेंस को अचीव करने के लिए नई चीजें सीखना, अपने लर्निंग कर्व को हमेशा ऊंचा रखना यह बहुत जरूरी है। दोस्तों, भगवत गीता में भी ये कहा है, नहीं ज्ञानम सदृशम पवित्रम इह विद्यते। ज्ञान जैसी कोई दूसरी पवित्र चीज नहीं है, ज्ञान बहुत पवित्र चीज है। और इसके लिए दोस्तों आप ज्ञान की उपासना करिए, ज्ञान यज्ञ करिए और अपने कर्म यज्ञ को और अपने ज्ञान यज्ञ को जोड़कर जिंदगी में सक्सेस और एक्सेलेंस को अचीव करिए। जो 8th तरीका है रिचनेस को अचीव करने का, वेल्थ को अचीव करने का, और वो तरीका है क्रिएट प्रॉफिटेबल एसोसिएशंस,
या जिसे हम लोग टीम वर्क कहेंगे। दोस्तों ध्यान में रखिए, यह देखा गया है कि इंसान वही होता है जो उसके आसपास के 5 लोग वो जोड़ने की कोशिश करता है। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, आप भी अच्छा टीम वर्क ये डेवलप करिए, अच्छी टीम आप डेवलप करिए। इंडिविजुअल से हर चीज नहीं हो सकती, हर इंसान में कुछ ना कुछ काबिलियत होती है। तो आप अच्छे इंसान के साथ, अच्छे लोगों के साथ जुड़कर एक अच्छा टीम बनाइए। टीम से बहुत कुछ हो सकता है, और ऐसा कहते हैं कि पावर ये टूटने से नहीं आती, पावर ये जुड़ने से आती है। तो आप अच्छे लोगों के साथ जुड़िए, अच्छे लोगों के साथ टीम बनाइए, सक्सेस माइंडेड लोगों के साथ रहिए, सक्सेस माइंडेड लोगों के साथ आप अपना समय बिताइए, नेगेटिव लोगों से आप दूर रहिए, ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव लोगों के साथ आप ज्यादा से ज्यादा समय बिताइए। तो ध्यान में रखिए, प्रॉफिटेबल एसोसिएशंस बनाना, अच्छी टीम बनाना, ये बहुत जरूरी है। अच्छी टीम की वजह से, जिसे हम लोग मैनेजरियल साइकोलॉजी में कैथारसिस कहते हैं, कि आपको कुछ प्रॉब्लम है, अगर आपको कुछ दुख है, तो आप भी अपने अच्छे दोस्तों के साथ, अपने टीम मेंबर्स के साथ ये शेयर कर सकते हो, ताकि उसे आपकी भावनाओं को अच्छा लेआउट मिले और आप फिर फ्रेश और सक्सेस माइंडेड होके जिंदगी में आगे ये बढ़ सको। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, क्रिएट प्रॉफिटेबल एसोसिएशन फॉर गेटिंग रिच। जो 9th प्रिंसिपल है दोस्तों, और वो प्रिंसिपल है मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस। दोस्तों हेल्थ इज अ ग्रेटेस्ट वेल्थ। तो ध्यान में रखिए, आपका जो माइंड, बॉडी एंड सोल, ये जो साइकोसोमा जिसे हम लोग कहते हैं, इसको आप फिट रखिए। योगा जैसे तरीके हैं, मेडिटेशन है, अच्छे मंत्रों का उच्चारण है, अच्छी किताबें हैं, अच्छे लेक्चर प्रोग्राम्स हैं, एक्सरसाइज है। आप अच्छी कोई जिम ज्वाइन करिए, आप जहां पे काम करते हो या आपका घर जहां पे है उसके आसपास कोई अच्छी जिम ज्वाइन करिए। आप न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान दीजिए, अच्छे न्यूट्रिशियस खाने को खाइए। और दोस्तों अपने जो फिटनेस को, अपने जो हेल्थ को आप बराबर से मैनेज करिए। कई बार ऐसे देखा गया है कि लोग ये अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन वो कमाते कमाते अपने हेल्थ को गंवा देते हैं, और फिर हेल्थ को कमाने के लिए अपना वापस वेल्थ ये गंवा देते हैं। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, आपके मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस को ये संभालना बहुत जरूरी है, और एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। योगा आप कर सकते हैं, कई सारे एरोबिक्स है, कई सारे एक्सरसाइज है, कई सारे चैनल्स भी अच्छे एक्सरसाइज ये दिखाते हैं, कई सारे चैनल्स में योगा ये दिखाया जाता है। तो ऐसे बहुत ही बढ़िया बढ़िया तरीके हैं जिसे सीखकर मेंटल और फिजिकली ये फिट रहा जा सकता है। अफर्मेशंस हैं, पॉजिटिव माइंड सजेशंस हैं, जिसे दोहराकर आप खुद के माइंड को स्ट्रांग कर सकते हो, माइंड को प्रोडक्टिव कर सकते हो, आपकी फ्रस्ट्रेशन बेयरिंग कैपेसिटी, नेगेटिविटी बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, रिचनेस को अचीव करने का एक तरीका है, और वो है मेंटल और फिजिकल फिटनेस ये बनाए रखना, और उस वजह से आप आपके काम को भी और बढ़िया तरीके से कर पाओगे, अपने जिंदगी में एक्सेलेंस को अचीव कर पाओगे, और फिटनेस और हेल्थ की वजह से भी आपके जिंदगी में ये रिचनेस बढ़ने में और सस्टेन होने में आपको बहुत ही हेल्प होगी। दोस्तों जो अगला तरीका है, जो 10वां तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, वो इस प्रकार है, आप क्रिएटिव रहिए। क्रिएटिविटी का भी बहुत सारे डेफिनेशन हो सकते हैं। एक उसका डेफिनेशन ऐसा हो सकता है कि बेटर होना, इकोनॉमिकल होना और आइडेंटिटी क्रिएट करना। तो क्रिएटिव तरीके अपनाइए दोस्तों, जिसे हम लोग लैटरल थिंकिंग कहते हैं। वो लैटरल थिंकिंग से भी क्रिएटिविटी बहुत बढ़ती है। लॉजिकल थिंकिंग और जो इमोशनल थिंकिंग है, लॉजिकल एंड इमोशनल, ये दोनों जो पार्ट है उसे अच्छे से बैलेंस करना, रैशनली ऑप्टिमिस्टिक रहना, रैशनली इमोशनल रहना और इमोशनली रैशनल रहना, यह भी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों क्रिएटिव रहिए, आप हमेशा बढ़िया और बेटर बनने की कोशिश करिए। कौन से इकोनॉमिकल तरीके हैं आप वो ढूंढिए, क्या उन तरीकों की वजह से आपकी आइडेंटिटी बनती है वो आप ढूंढिए। तो इस तरीके से क्रिएटिव रहने की वजह से भी इनकम ये बढ़ते हैं और एक्सपेंडिचर ये कम होते हैं। आपके जो सेविंग्स है उसे भी आप क्रिएटिवली इन्वेस्ट करिए। सेविंग्स को भी आप अलग अलग बकेट्स में डिवाइड करके उसको आप सेव करिए। तो ऐसे कई सारे तरीके हैं दोस्तों, जिससे क्रिएटिव रह के भी आप अपने रिचनेस को अचीव करने में सपोर्ट ये कर सकते हो। तो दोस्तों अभी तक हमने 10 प्रिंसिपल्स देखे। दोस्तों जैसे मैंने कहा कि मैं एक 2 दिन का लेक्चर प्रोग्राम इसके ऊपर कंडक्ट करता हूं। 7 मैनेजमेंट लर्निंग फ्रॉम गॉडेस लक्ष्मी जी, ग्रेट कंसेप्ट बाय इंडियन गुरुज, ये इस लेक्चर प्रोग्राम का नाम है। पहले द वेल्दी वे करके मैं लेक्चर प्रोग्राम कंडक्ट करता था, और दोस्तों ये 2 दिन
बहुत सारी सक्सेस की बातें, बहुत सारी रिचनेस की बातें, बहुत सारी वेल्थ को सस्टेन करने की, डेवलप करने की बातें, कई सारे प्रिंसिपल्स हम डिस्कस करते हैं। कई सारे ग्रुप्स, इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज इस लेक्चर प्रोग्राम को रखती हैं। और दोस्तों, ये जो 11 प्रिंसिपल्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, वो उसी लेक्चर प्रोग्राम का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। और जो 10 प्रिंसिपल मैंने दोस्तों आपके साथ शेयर किए, उसके साथ अभी मैं 11वां प्रिंसिपल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और वो है वैल्यू एडिशन। दोस्तों, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि टाइम इज मनी। दोस्तों, ये आधा सच है। टाइम एंड वैल्यू एडिशन इज मनी। जैसे ओनली टाइम इज मनी होता तो अगर कोई भी इंसान किसके पास जाके ऑफिस में जस्ट किसी किसी के ऑर्गेनाइजेशन में जाके 10 4 5 घंटा बैठ जाए तो उसे पैसा मिल जाता, ऐसा नहीं होता। तो ध्यान में रखिए, टाइम इज नॉट ओनली मनी, टाइम एंड वैल्यू एडिशन इन दैट टाइम इज मनी। तो ध्यान में रखिए कि वैल्यू एडिशन करना यह बहुत जरूरी है। विन विन सिचुएशन क्रिएट करना। वैल्यू एडिशन का मतलब एक ऐसा है कि जो आप प्रोफेशन कर रहे हो, जो काम कर रहे हो, उससे समाज को, उससे दूसरों को फायदा पहुंचाना, उनको उनकी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हेल्प करना, यह बहुत जरूरी है। तो वैल्यू एडिशन करना यह बहुत जरूरी है। तो आपका जो पैशन है, उस पैशन को आप डेवलप करिए और उस पैशन की वजह से दूसरों के जिंदगी में पॉजिटिव चेंज, पॉजिटिव बदलाव, प्रोग्रेसिव बदलाव, सक्सेसफुल बदलाव लाने की कोशिश करिए, जिसे वैल्यू एडिशन ये कहा जाता है। और जैसे ही आप वैल्यू एडिशन करते हो तो लोगों को वो बहुत अच्छा लगता है। जो चीज ये वैल्यू एडिशन करती है, वो चीज, वो प्रोडक्ट लोग लेने की कोशिश करते हैं, लोग आपसे जुड़ते हैं। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि आप वैल्यू एडिशन करिए, और वो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू एडिशन अगर आप लोगों में करते हो तो लोग आपके साथ जुड़ते हैं, जिस वजह से आपको प्रोग्रेस को और सक्सेस को और रिचनेस और वेल्थ को अचीव करने में हेल्प होती है। एक एग्जांपल देखें दोस्तों, मैं समझाता हूं कि क्या वैल्यू एडिशन का मतलब हो सकता है। दोस्तों, जैसे एक मच्छर है, ये मच्छर ये किसी को काटता है, एक मॉस्किटो किसी को काटता है, तो उस मॉस्किटो को तो ब्लड मिलता है, उसकी जो जरूरत है वो पूरी हो जाती है। लेकिन वो जिसे काटता है उसे खुजली होती है, उसे तकलीफ होती है, या कभी उसे जिसे इचिंग कहते हैं वो होता है, या कभी कभी तो मलेरिया, डेंगू जैसे बीमारियां उसको हो जाती है, येलो फीवर जैसी बीमारियां हो जाती है। इसका मतलब ऐसा है कि मच्छर को, मॉस्किटो को फायदा हुआ, लेकिन जिस इंसान को उसने काटा उसे फायदा नहीं हुआ। तो इसे वैल्यू एडिशन नहीं कहा जा सकता, इसे हार्मफुल एडिशन, या इसे हार्म, या इसे लॉस, या उसे प्रॉफिटेरियन एक्सप्लॉयटेशन जिसको बोलते हैं, प्रॉफिट से एक्सप्लॉयटेशन करना, ऐसा कहा जा सकता। वैल्यू एडिशन का मतलब ऐसा है कि जैसे हनी बी, जो मधुमक्खी होती है, हनी बी, ये फूलों से पराग को, फूलों से हनी को लेती है, लेकिन जिस हनी को वो लेती है, उस वनस्पति का, उस फूल का भी वो परागण करती है, पॉलिनेशन करती है, जिस वजह से वो पौधा और बढ़िया बढ़ता है, उसमें कई सारे फूल और फल ये लगते हैं, और उस जो वनस्पति की ग्रोथ में, उसके डेवलपमेंट में भी बहुत सपोर्ट होता है। तो ध्यान में रखिए, वैल्यू एडिशन का मतलब ऐसा है कि आप जो चार्ज लेते हो, आप जो फीस लेते हो, या आप जो भी एक्सचेंज कॉस्ट या जो भी प्राइस लेते हो, उससे कई गुना ज्यादा उस इंसान में, उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस कंपनी में वैल्यू एडिशन ये होनी चाहिए। कई फायदे उनको मिलने चाहिए, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स उनको मिलने चाहिए। और इसके लिए दोस्तों ध्यान में रखिए कि रिचनेस को अचीव करने का यह तरीका है कि लोगों को भी आप रिच बनाइए। दूसरों को जैसे ही आप वेल्थ और रिचनेस उनकी बढ़ाने की कोशिश करते हो, सिंसियरली कोशिश करते हो, तो आप भी रिच ये बनते हो, आप भी वेल्थ को अचीव करते हो। ऐसे कहते हैं कि इफ यू गिव इनफ पीपल व्हाट दे वांट, यू विल गेट एवरीथिंग व्हाट यू वांट। अगर लोगों को जो चाहिए वो अच्छी तरीके से उनको अगर हम लोग देंगे, तो हमें भी जो चाहिए हमारे जिंदगी से हमें मिल सकता है। और दोस्तों ध्यान में रखिए, आपका जो कार्य क्षेत्र है उसका बेस सत्य होना चाहिए। कहते हैं कि सत्यमेव जयते, और यह अपने भारत का बृहदवाक्य भी है। तो ध्यान में रखिए दोस्तों, आपकी जो भी प्रोडक्ट और सर्विस आप सेल कर रहे हो, वो सत्य के ऊपर बेस होना चाहिए, उससे सचमुच वैल्यू एडिशन होनी चाहिए, उससे सचमुच लोगों की दुनिया ये पॉजिटिवली और प्रोग्रेसिवली बदलनी चाहिए, उन्हें
उनके तकलीफों से छुटकारा मिलना चाहिए, उनके प्रॉब्लम से कम होने चाहिए। तो ध्यान में रखना दोस्तों, कई लोग मुझे पूछते हैं कि क्या किसी को भी कुछ भी सेल्स करना, इसे सेलिंग स्किल्स कहा जा सकता है क्या? तो मैं अब कहता हूं उसे सेलिंग नहीं कहा जाता, उसे चीटिंग कहा जाता है। सेलिंग ये एक बहुत ही पवित्र चीज है। सेल्स एक टाइप की पूजा है, एक टाइप की आराधना है। और सेल्स का एक मतलब ऐसा है कि वैल्यू एडिशन करना। आप वही प्रोडक्ट और सर्विस लोगों को दीजिए जिसके ऊपर आप बहुत ही ट्रस्ट रखते हो, आप अनकंडीशनल आपका विश्वास है उसके ऊपर, और आप आपके सबसे प्रिय व्यक्ति को भी वो प्रोडक्ट या सर्विस ये दे सकते हो। आप खुद उसके ऊपर भरोसा रखते हो। ऐसी ही चीज, ऐसी ही सर्विस आप लोगों के साथ ये सेलिंग के जरिए आप देने की कोशिश करिए। तो ध्यान में रखिए दोस्तों, वैल्यू एडिशन करना, लोगों को रिच बनने में सपोर्ट करना, ये भी खुद रिच और सक्सेसफुल बनने का एक तरीका है। तो दोस्तों, इस तरीके से आज मैंने आपके साथ 11 प्रिंसिपल ऑफ गेटिंग रिचनेस, सक्सेस को अचीव करने के, रिच और वेल्थ को अचीव करने के आपके साथ शेयर किए। ध्यान में रखिए दोस्तों, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। सिर्फ तरीके जानकर ये नहीं होगा, हमें उसे प्रैक्टिस में ये उतारना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते से कर्म उसके ऊपर करना बहुत जरूरी है। और जैसे हम लोग एक्शन लेते हैं, जैसे हम लोग उसके ऊपर काम करना चालू करते हैं, उसके रिजल्ट्स हमें इनिशियली थोड़े कम, लेकिन धीरे धीरे वो रिजल्ट्स बढ़ते हैं। और ये जो प्रिंसिपल्स है उससे हमें बहुत सारा प्रोग्रेस, रिचनेस, हेल्थ ये मिलती है, और वेल्थ भी हम लोग इससे अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, आज मैंने आपके साथ जो प्रिंसिपल शेयर किए वो एक बड़े प्रोग्राम का हिस्सा है, 7 मैनेजमेंट लर्निंग्स फ्रॉम गॉडेस लक्ष्मी जी, ग्रेटेस्ट कंसेप्ट बाय एंशिएंट गुरुज। ये जो लेक्चर प्रोग्राम है उसमें से एक जस्ट पार्ट मैंने आपके साथ शेयर किया, और मुझे पूरा यकीन है, मेरा ये पूरा फेथ है कि आपको ये 11 प्रिंसिपल भी आपके जिंदगी में बहुत काम आएंगे। आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, फैमिली एंड सोशल लाइफ में सक्सेस को अचीव करने के लिए ये बहुत आपको सपोर्ट करेंगे। दोस्तों, आप सक्सेस माइंडेड हो, आपने ये पूरा प्रोग्राम सुना, इसका मतलब ही है आप लर्निंग के ऊपर भरोसा रखते हैं। दोस्तों, अपने देश का नाम है भारत, उसका एक मतलब ऐसा है, भा इसका मतलब है अभ्यास, और रत मतलब उसमें रहने वाला। तो अभ्यास में जो रत है उसका नाम भारत है। ऐसा एक डेफिनेशन भारत का ऋषि मुनियों ने भी किया है। तो दोस्तों, हमें अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है, हमारे देश को अगर आगे बढ़ाना है, तो हमें ज्ञान लेते हुए खुद को डेवलप करना है। हमारे आसपास के जो हमारे टीम मेंबर है उन्हें डेवलप करते हुए हमें एक्सेलेंस को अचीव करना है। हमारा जो देश है ये वीरों का देश है, हमारा जो देश है ये सक्सेस माइंडेड लोगों का देश है, हमारा देश ये भगवान की कर्म भूमि है। और इसके लिए दोस्तों ध्यान में रखिए, हमारे ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम सत्य के साथ चलते हुए, सत्य की निष्ठा रखते हुए, हमारे स्किल्स को बढ़ाते हुए, खुद को और हमारे टीम को डेवलप करते हुए हमें वेल्थ और रिचनेस ये अचीव करनी है, जिसे कहते हैं नीतिमान वेल्थ, या जो मॉरल वेल्थ जिसे कहते हैं, वो अचीव करते हुए, प्रोग्रेस करते हुए, समाज का फायदा करते हुए हमें आगे बढ़ना है। दोस्तों, आपने मेरे साथ जो समय अभी बिताया है उसके लिए आप सबका मैं धन्यवाद देता हूं। आप आपके जीवन में बहुत आगे बढ़े, सक्सेस को अचीव करें, प्रोग्रेसिव बने, ये ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करते हुए आपके हृदय के अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं, और अभी आपसे इजाजत लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।